औलाद होने की वजह से नाखुश थे। लेकिन हुआ यूं कि एक दफ़ा मलका नहा रही थी कि एक मेंढक पानी से निकलकर ज़मीन पर आया और इससे कहा कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, 1 साल गुजरने से पहले तुम्हारी बेटी होगी। मेंढक ने जो कहा था वो सच साबित हुआ और मलका के पास एक छोटी सी लड़की थी जो इतनी खूबसूरत थी कि बादशाह खुशी से अपने आप को काबू में न रख सका और एक अजीम दावत का हुक्म दिया। इसने न सिर्फ अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों को बल्कि अक्लमंद औरतों को भी मदऊ किया ताकि वो बच्चे के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं। इसकी बादशाही में इनमें से 13 थे, लेकिन चूंकि इसके पास खाने के लिए सोने की सिर्फ 12 प्लेटें थीं, इनमें से एक को घर पर छोड़ना पड़ा। दावत हर तरह की शान व शौकत के साथ मुनक्किद की गई और जब ये इख्तिताम पजीर हुआ तो अक्लमंद ख्वातीन ने अपने जादुई तोहफे बच्चे को अता किए, एक नेकी, दूसरी खूबसूरती, तीसरी दौलत और उसी तरह दुनिया की हर वो चीज़ जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है। के लिए जब इनमें से 11 अपने वादे कर चुके थे, अचानक 13वीं अंदर आई। इसने अपने आप को मदूना करने का बदला लेना चाहा और सलाम किए बगैर या किसी की तरफ दिखे बगैर वो ऊंची आवाज में चलाई, बादशाह की बेटी इसमें दाखिल होगी। 15वीं साल अपने आप को तकले से चबकता है और गिरकर मर जाता है और मजीद कुछ कहे बगैर वो मुड़कर कमरे से निकल गई। वो सब चुंक गए, लेकिन 12वीं, जिसकी नेक ख्वाहिश अभी तक बोली नहीं थी, आगे आई और चूंकि वो बुरा जुमले को ख़त्म नहीं कर सकती थी बल्कि इसे नरम कर सकती थी, इसने कहा, ये मौत नहीं बल्कि 100 की गहरी ननद होगी, साल जिसमें शहजादी गिर जाएगी। बादशाह ने, जो अपने प्यारे बच्चे को बदकिस्मती से बचाता था, हुक्म दिया कि पूरी सल्तनत में हर एक तकला जला दिया जाए। इस दौरान अक्लमंद औरतों के तोहफे इस नौजवान लड़की पर कसरत से पूरे हो गए, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत, शाइस्ता, नेक तबीयत और अक्लमंद थी कि जो भी इसे देखता था वो इससे मोहब्बत करने लगता था। हुआ यूं कि जिस दिन वो 15 बरस की थी, बादशाह और मलका घर पर नहीं थे और लड़की महल में बिल्कुल अकेली रह गई। चुनाचे वो हर तरह की जगहों पर घूमती फिरती, कमरों और बेड चैम्बरों को अपनी पसंद के मुताबिक देखती और आखिरकार एक पुराने मीनार के पास पहुंची। वो तंग सी सीढ़ियां चढ़कर एक छोटे दरवाजे तक पहुंची। ताले में एक जंग आलू चाबी थी और जब इसने इसे घुमाया तो दरवाजा खिला और वहाँ एक छोटे से कमरे में एक बूढ़ी औरत तकली के साथ बैठी थी, अपना सुन घुमा रही थी। अच्छा दिन, बूढ़ी माँ, बादशाह की बेटी ने कहा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैं घूम रही हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा और सर हिलाया। लड़की ने कहा, ये कैसी बात है जो इतनी खुशी से घूम रही है? लड़की ने कहा और इसने तकला ले लिया और घूमना भी चाहा। लेकिन जब जादुई फरमान पूरा हुआ तो इसने इस तकले को शाज़ो नादिर ही छुआ था और इसने इससे अपनी उंगली चबाई थी। और उसी लम्हे जब इसे चबन महसूस हुई, वो वहाँ खड़े बिस्तर पर गिरकर गहरी ननद में लग गई और ये ननद पूरे महल पर फैल गई। बादशाह और मलका जो अभी घर आए थे और अजीम हाल में दाखिल हुए थे, सोने लगे और सारा दरबार इनके साथ। घोड़े भी अस्तबल में सो गए, कुत्ते सहन में, कबूतर छत पर, मक्खियाँ दीवार पर, यहाँ तक कि चूल्हे पर भड़कती आग खामोश होकर सो गई। बना हुआ गोश्त सरसराता रह गया और बावर्ची, जो सिर्फ मुजस्समा साज लड़के के बाल खींचने जा रहा था क्योंकि वो कुछ भूल गया था, इसे जाने दो, और सो गया। और हुआ गिर गई और महल के सामने दरख्तों पर एक पत्ती फिर नहीं हिली। लेकिन किला के चारों तरफ कांटों का एक बाड़ा उगना शुरू हुआ जो हर साल बुलंद होता चला गया और आखिरकार किले और इसके चारों तरफ इतना बढ़ गया कि इसमें कुछ नजर नहीं आता था, यहाँ तक कि झंडा तक नहीं था। छत लेकिन खूबसूरत सोते हुए बरईर रोज की कहानी, इसलिए कि शहजादी का नाम रखा गया था। मुल्क के बारे में ऐसा हुआ कि वक़्तन फ़ौक़तन बादशाहों के बेटे आते और कांटेदार हिंच से गुजरकर किले में दाखिल होने की कोशिश करते, लेकिन इन्हें ये नामुमकिन मालूम हुआ क्योंकि कांटों को एक दूसरे के साथ मजबूती से थामे हुए थे, जैसे कि इनके हाथ थे, और नौजवान इनमें फंसे हुए थे, दोबारा ढील न सके और एक दर्दनाक मौत मर गए। तवील अरसे के बाद एक बादशाह का बेटा दोबारा इस मुल्क में आया और इसने एक बूढ़े आदमी को कांटों के बारे में बात करते सुना और कहा जाता है कि इसके पीछे एक किला खड़ा है जिसमें एक हैरत अंगेज खूबसूरत शहजादी जिसका नाम बरईर रोज था, सो रही थी। 100 साल और बादशाह और मलका और सारा दरबार उसी तरह सो गया था। इसने अपने दादा से भी सुना था कि बहुत से बादशाह बेटे पहले ही आ चुके थे और कांटेदार बारे से गुजरने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो इसमें तेजी से चुपके रहे थे और एक दर्दनाक मौत मर गए। फिर नौजवान ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं, मैं जाकर खूबसूरत बरईर रोज देखूंगा। अच्छा बूढ़ा शायद इसे जैसे चाहे रोके, इसने इसकी बात नहीं सुनी। लेकिन इस वक्त तक 100 साल गुजर चुके थे और वो दिन आ गया जब बरईर रोज दोबारा बेदार होने वाला था।
जब बादशाह का बेटा कांटों के बारे के करीब पहुंचा तो वो बड़े और खूबसूरत फूलों के सिवा कुछ नहीं था, जो अपनी मर्जी से एक दूसरे से जुदा होकर इसे बगैर किसी नुकसान के गुजरने देते थे। फिर वो इसके पीछे बारे की तरह बंद हो गए। किले के सहन में इसने घोड़ों और दाकदार शिकारियों को सोए हुए देखा। छत पर कबूतर अपने परों के नीचे सर रखे बैठे थे, और जब वो घर में दाखिल हुआ तो दीवार पर मक्खियां सो रही थीं। बावर्ची खाने का बावर्ची अभी तक इस लड़के को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, और नौकरानी काली मुर्गी के पास बैठी थी जिसे वो तोड़ने जा रही थी। वो आगे बढ़ा और बड़े हाल में इसने देखा कि सारा दरबार सो रहा है और तख्त के पास बादशाह और मलका लेटे हैं। फिर वो मजीद आगे चला गया और सब कुछ इतना खामोश था कि एक सानस सुनाई देती थी, और आखिरकार वो टावर के पास आया और दरवाजा इस छोटे से कमरे में खोला जहां बरीर रोज सो रहा था। वहाँ वो लेटी, इतनी खूबसूरत कि वो अपनी नजरें नहीं फेर सका, और इसने झुककर इसे बोसा दिया। लेकिन जैसे ही इसने इसे बोसा दिया, बरीर रोज ने अपनी आँखें खोली और बेदार हुआ और इसे काफी प्यारी नजरों से देखा। तब वो इकट्ठा नीचे गए और बादशाह बेदार हुआ और मलका और सारा दरबार बड़ी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगा, और सहन में घोड़े खड़े होकर अपने आप को हिलाने लगे। शिकारियों ने छलांगी लगाकर दम हिला दिया। छत पर मौजूद कबूतरों ने अपने परों के नीचे से सर निकाले, गोल घूम कर देखा और खले मुल्क में उड़ गए। दीवार पर मक्खियां एक बार फिर किचन में आग भड़क उठी और टिमटमा कर गोश्त पकाने लगा। जोड़ फिर से फड़फड़ाने लगा और बावर्ची ने लड़के के कान पर ऐसा डब्बा दिया कि वो चीख पड़ा, और नौकरानी ने मुर्गी को नोचकर खत्म कर दिया। और फिर बरीर रोज के साथ बादशाह के बेटे की शादी पूरी शान व शौकत के साथ मनाई गई और वो अपने दिनों के इख्तिताम तक मुतमईन रहे।